हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन पे जो सेलर्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, इस पूरे कंसेप्ट को, अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझेंगे। क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होती है और फाइनली जब पेमेंट मिलती है तो वो किस तरह से मिलती है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट होता है अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स सेलर्स के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। अमेज़ॉन पे जो भी सेल्स होता है, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर प्रोसेस करते हैं। ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद में डिस्पैच हो जाता है। डिस्पैच करने के बाद में एक पर्टिकुलर पीरियड में, मेनली ये वीकली होता है, तो जो भी ऑर्डर मेरे एक वीक में एक पर्टिकुलर पीरियड है उसमें जो भी ऑर्डर हम लोग डिस्पैच करते हैं वो एक डेट में जाके प्रोसेस होते हैं। प्रोसेसिंग के बाद में उसमें से एक डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि TCS डिडक्ट होता है। अभी रिसेंटली GST में जो भी ई कॉमर्स सेलर है उनका टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर में 1% TCS डिडक्ट होता है, जो कि GST की वेबसाइट में अपलोड होता है। लेकिन उसका हम GST की जब रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड होता है कमीशन और फिक्स्ड फीस होती है, वो भी एक डिडक्शंस होती है, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगते हैं। फिर शिपिंग फीस, इजी शिपमेंट, इसके चार्जेस होते हैं। और फाइनली हमारा कुछ अमाउंट रिजर्व रखा जाता है। जो भी प्रोसेसिंग होती है उस पर्टिकुलर पीरियड में उसका एक परसेंटेज अमेज़ॉन रिजर्व रखता है। एंड इसी प्रोसेसिंग में जो पिछली पेमेंट थी, जो भी रिजर्व रखी गई थी, उसको रिलीज़ करता है, तो वो प्लस और माइनस होता है। और फाइनली अमाउंट निकल के आती है, अमाउंट रिसिप्ट, जो कि बैंक में ट्रांसफ़र होती है। तो इसी पूरे कंसेप्ट को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह से होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स सेलर्स के लिए, क्योंकि आपको अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चल पाएगा कि आप अपने बिजनेस से कितना बेनिफिट या फिर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले होती है सेल्स। सेल्स में सिंपल एंट्री होती है। अमेज़ॉन को डेबिट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 999 का जो ऑर्डर था, ऑर्डर वैल्यू थी टोटल, उसमें से टैक्सेबल वैल्यू निकाली गई। अब इसी अमाउंट में ही टैक्स इंक्लूड होता है, तो हम टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। ये रिपोर्ट आप MTR रिपोर्ट से भी आप निकाल सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा बाइफिकेशन दिया हुआ होता है, लेकिन आपको सभी को नहीं देखना है। आपको सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट देखनी है और टैक्स अमाउंट देखनी है और ऑर्डर की टोटल वैल्यू देखनी है। 3 चीज़ों से आपका सारा का सारा पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्किंग हो रहा है। ठीक है, इसमें शिपिंग फीस, गिफ्ट रैप चार्जेस जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। और समटाइम्स अमेज़ॉन जो है कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देता है शिपिंग चार्जेस के लिए, तो वो माइनस होके आ जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टैक्सेबल वैल्यू में शिपिंग वैल्यू को भी ऐड करना होता है। तो इनवॉइस की टोटल वैल्यू को आप लेके चलेंगे कि टोटल वैल्यू कितनी है, वही अमाउंट हमें उससे लेनी है। ठीक है, इसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ होते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग सेपरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिंपली जो इनवॉइस वैल्यू है उसको डेबिट करना होता है और उसी के बेसिस पे ही आपको सेल्स अमाउंट निकालनी होती है। ये MTR रिपोर्ट में ये अमाउंट दी हुई होती हैं, तीनों फिगर्स। तो सेल्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे और GST, अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हैं तो सिंपल एक लेजर आएगा IGST, अदरवाइज आपको लोकल कर रहे हैं तो आपको CGST और SGST के 2 लेजर्स लेने पड़ेंगे, जहाँ से आपकी लायबिलिटी निकलेगी। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ सेल्स। लेकिन यहाँ पर एक जो बात ध्यान रखने वाली है, हमें यहाँ पर ऑर्डर नंबर्स को भी रिकॉर्ड करना है। आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, अगर टैली है तो नरेशन में डालें या फिर रेफरेंस में डालें, कोई भी फील्ड जो आपको ठीक लग रही है। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ। और वहाँ पर हम लोग किसी भी ऑर्डर के स्टेटस को जानने के लिए आपको ऑर्डर नंबर को रिकॉर्ड करना कंपलसरी होता है। इसी के ही रेफरेंस देते हुए ही आप कस्टमर केयर पे बात करेंगे। अगर आपको कुछ कंप्लेंट लॉज फाइल करनी है, कोई केस लॉज फाइल करना है, तो आपको ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी ये ऑर्डर नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। आप नरेशन में डाल सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर फील्ड लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं और वहाँ पर हम लोग ऑर्डर नंबर की एक फील्ड नई बना लेते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बिल रेफरेंस में भी आपको ऑर्डर नंबर डालना है, ना कि इनवॉइस नंबर, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम इनवॉइस नंबर भी आएगा। अगर आप उसी का रेफरेंस दे देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, वो ठीक से नहीं आएगी। तो हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट निकालनी है ऑर्डर वाइज। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट प्रोसेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमें आना चाहिए एज अ
अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स सेलर कि क्या क्या डिडक्शंस होती हैं और उसकी अकाउंटिंग हमें किस तरह से करनी है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या क्या डिडक्शन हुआ है और हमें फाइनली क्या पेमेंट मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जितने भी ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं वो पेमेंट डिटेल की ऑल ट्रांजेक्शन डिटेल पे आप जाएंगे, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको सारे डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो अमेज़ॉन के जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेस हुए हैं ऑर्डर वाइज उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले अमेज़ॉन को डालेंगे हम लोग, टोटल ऑर्डर प्रोसेस्ड हुए हैं जितने कि मान लीजिए कि 10 ऑर्डर प्रोसेस हुए हैं तो आप उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और बिल रेफरेंस में आप सभी ऑर्डर्स नंबर्स को क्लियर कर लेंगे कि ये ऑर्डर्स प्रोसेस हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऑर्डर ले रहे हैं तो 999 का जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो गया है और ये क्रेडिट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। अब डिडक्शंस क्या क्या हुई हैं, सबसे पहले TCS डिडक्ट हुआ है, TCS डिडक्शंस हुआ है तो उसके लिए आप 3 लेजर बनाएंगे, TCS IGST, TCS CGST, TCS SGST। तो अगर IGST हुआ है तो आप सिंपल 1% जो टैक्सेबल अमाउंट होती है वो माइनस कर लेंगे, ये अमाउंट भी आपको MTR रिपोर्ट में मिल जाएगी। ठीक है, ऑर्डर वाइज अगर आप डालना चाहते हैं तो उतने ही आपको लाइंस या फिर एंट्रियाँ डालनी पड़ेंगी, बट मैं समझता हूँ कि आपको इनवॉइस वाइज डालना चाहिए क्योंकि GST में ये रिपोर्ट आपको चाहिए होगी, लेकिन अगर आप एक साथ भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो टोटल अमाउंट को आप यहाँ पर डाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अमेज़ॉन का जो क्लियर है आपको ऑर्डर वाइज क्लियर करना है। ठीक है, TCS क्लियर हो गया। उसके बाद में टोटल कमीशन, देखिए कमीशन कई तरह के चार्जेस होते हैं अमेज़ॉन पे या फिर ई कॉमर्स पोर्टल पे। मेनली 3 तरह के होते हैं, एक होता है कमीशन जो टोटल कमीशन दिया जाता है उसके ऊपर GST लगता है। देन फिक्स्ड चार्जेस होते हैं जो हम कैश रिसीव करते हैं कस्टमर से, उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसके ऊपर GST लगता है। एंड शिपिंग चार्जेस होते हैं। ठीक है, मेनली 3 होते हैं, किसी पोर्टल पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, अमेज़ॉन पे भी 3 ही होते हैं, और भी अगर कोई है तो आप उन सबको कंबाइन कर लेंगे, अलग अलग अकाउंटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी सुविधा के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि किस ऑर्डर पे कितनी शिपिंग कॉस्ट आई है तो उसको मैं अलग से करता हूँ, बट आप एक साथ भी कर सकते हैं अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं अपने काम को। ठीक है, तो कमीशन जैसे कि 15% लगता है टोटल वैल्यू पे, तो 1000 के ऊपर 15% करीब करीब 150 आ जाएगा, तो इसको भी हम डेबिट कर लेंगे, ये भी हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, फिर इजी शिपमेंट कितना लगा है वो आप टोटल करके डाल देंगे या फिर आप ऑर्डर वाइज भी अलग अलग से डाल सकते हैं। इसके बाद में मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि इस पे कुछ रिजर्व रखता है अमेज़ॉन, कुछ अमाउंट निकाल, जो भी ऑर्डर प्रोसेस होते हैं उसमें से कुछ अमाउंट को निकाल के रिजर्व रख लेता है अपने पास में। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर रिटर्न भी हो सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अमाउंट को रिजर्व रख लेता है, सारा अमाउंट एक साथ में पेमेंट नहीं करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक अलग लेजर बनाएंगे अमेज़ॉन रिजर्व के नाम से और वहाँ पर जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है वो कर देंगे। देन जो भी पिछला प्रोसेसिंग था वहाँ पर जो अमाउंट रिजर्व रखा गया था वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग में पूरा का पूरा 100% अमाउंट रिलीज़ कर दिया जाता है, ये प्रोसेस होता है। तो जितना भी पुराना रिजर्व था उसको रिलीज़ किया गया है तो इसमें वो क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट हो रही है उसमें वो एडिशन होगा। ठीक है, फाइनली जो बैलेंस अमाउंट निकल के आएगा वो होगा अमाउंट रिसिप्ट। तो इसके लिए भी आप एक अलग से लेजर बनाएंगे अमाउंट रिसिप्ट करके, और जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जो बैंक में आना है वो आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से सारी चीज़ें अलग अलग से मिल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जो भी डिडक्शंस हुआ वो यहाँ पर आ गया और फाइनली जो अमाउंट रिसिप्ट हुआ है वो आया यहाँ पर। अब नेक्स्ट एंट्री में हम डालेंगे कि किस तरह से इसको रिसीव किया जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल एंट्री होगी। तो अमेज़ॉन रिसिप्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे बैंक को, ये सिंपल एंट्री होगी। 3 स्टेप्स होंगे सेल्स की बुकिंग करने के लिए। सबसे पहले सेल्स का एंट्री होगा, पेमेंट प्रोसेसिंग होगी एंड देन फाइनली रिसिप्ट की एंट्री होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है सेल्स रिटर्न का। जो भी रिटर्न्स होंगी वो आप किस तरह से हैंडल करेंगे। देखिए, जैसे सेल्स हुआ है आप सेल्स रिटर्न की एंट्रियां करेंगे, ऐसे ही जो डिडक्शंस की एंट्री हुई हैं वो वापस से हो जाएंगी। अगर हम बैक इधर आएंगे तो यहाँ पर अमेज़ॉन को हमने क्रेडिट किया है तो डेबिट हो जाएगा और पेमेंट प्रोसेसिंग में ये थोड़ा अलग चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कंसेप्ट, इस एंट्री को आप डालिएगा सेल्स रिटर्न की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डालिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको सेल्स रिटर्न की भी एंट्रियाँ का कंसेप्ट बताना है तो वो भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा ट्रांजैक्शंस का। अब हम बात करते हैं कि मैं कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ।
फ्रेंड मैंने बहुत सालों से टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, लेकिन अमेज़ॉन सेलर्स के लिए टैली सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और भी मैंने कई ऑनलाइन ऑप्शंस लिए थे, लेकिन बिल्कुल भी कोई काम के नहीं थे। सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर मुझे लगा था फ्रेंड, वो था बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सस्ता है। आपको अगर ये बाय करना है तो आप डायरेक्टली मेरे से भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट पे आके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको डिस्काउंटेड रेट्स में बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए तो। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको एक्सेल में, जो भी ई कॉमर्स सेलर्स होते हैं सभी के पास में पूरा डाटा एक्सेल में अवेलेबल होता है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, सभी से डाटा इजीली, सेल्स का भी डाटा आ जाता है। आप उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप डालते हैं और उसको एक सिंगल क्लिक में अपलोड कर देते हैं। लेकिन टैली में ये ऑप्शंस पेबल बेसिस पे है। एक तो टैली 20,000 का टैली सॉफ्टवेयर आपको लेना होता है और वहाँ पर वो कस्टमाइजेबल नहीं है। अगर कस्टमाइज़ करवाना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। ऑनलाइन के जो पोर्टल्स अवेलेबल हैं वहाँ पर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बिजी यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा, बहुत ही कम पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन आप इसमें आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो आप मेरे से कांटेक्ट करके बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प भी करूंगा कि किस तरह से आप इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं इसकी नॉर्मली वीडियोस डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको पसंद आया होगा। इसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप टॉप कॉर्नर्स में और भी वीडियोस के लिंक देख रहे हैं, प्लेलिस्ट देख रहे हैं, वहाँ पर क्लिक करके भी आप मेरे और वीडियोस को देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड वाचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन।